नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी अर्थशास्त्र के पाठ 2 का दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पहला प्रश्न आपको पढ़ाया था कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आज का भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रक क्या होते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में आज हम आपका अध्ययन करेंगे। देखिए, संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? वे उद्यम व रोजगार, जहां वे उद्यम व कार्यस्थान जहां पे रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संगठित क्षेत्र कहते हैं। वह उद्यम व कार्यस्थान जहां पे रोजगार के अवसर क्या हो? सुनिश्चित हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं ना। जैसे कि जो संगठित क्षेत्रक होते हैं, एक तरह से कहा जाए सरकारी काम होता है ना। जैसे अगर आप सरकारी काम करेंगे और जो प्राइवेट होता है दोस्तों, वह असंगठित क्षेत्रक होता है, और जो सरकारी होता है वो संगठित क्षेत्रक होता है। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट हम समझते चलते हैं, ताकि आपको आसानी से क्लास देखते ही देखते आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो क्या रहेंगे? वे उद्यम व कार्यस्थान जहां रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो। वे उद्यम व कार्यस्थान जहां रोजगार के अवसर क्या हो? सुनिश्चित हो, संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। वे उद्यम व कार्यस्थान जहां रोजगार के अवसर क्या हो? सुनिश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्रक कहलाते हैं। मतलब आपको काम रोजगार मिल गया तो आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता है। तो ऐसे कार्यस्थान को हम क्या कहते हैं? ऐसे रोजगार को हम क्या कहते हैं भैया? संगठित क्षेत्रक कहते हैं। ठीक, संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है? अगर हम संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनकी विशेषताएं, उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट, क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो संगठित क्षेत्रक होता है, संगठित क्षेत्रक में संगठित क्षेत्रक में श्रमिक अस्थाई होते हैं ना। संगठित क्षेत्रक में जो श्रमिक होते हैं वे अस्थाई होते हैं, मतलब उनको बीच से कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि हमने बताया कि आपको संगठित क्षेत्रक जानना है, तो आप समझ लीजिए सरकारी काम। बस यही आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि सरकारी जो होता है वह संगठित होता है और प्राइवेट जो होता है वो असंगठित होता है। तो सरकारी काम करते वक्त आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, बस ये आप समझ लीजिए, तो बस ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा ना। तो ये चीजें हैं। तो संगठित सरकारी मतलब संगठित क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे, वहां के जो श्रमिक क्षेत्र में श्रमिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, उनको बीच से कोई हटा नहीं सकता है ना। इसमें संगठित क्षेत्र में क्या होता है? इनमें शामिल उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इनमें शामिल उद्यमों को, मतलब इसके संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो जो कार्य आते हैं वे क्या होते हैं दोस्तों? सरकार द्वारा क्या होते हैं? ये पंजीकृत होते हैं। इनमें शामिल उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है। और इसमें अगर हम काम करेंगे तो सरकारी, इसमें अगर हमें काम करना होगा तो सरकारी नियमों और विनियमों का हमें पालन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सरकारी है, तो सरकार के नियम के अनुसार ही हमें यहाँ पे क्या करना होगा? कार्य करना होगा। तो इसमें काम करने पर, एक मिनट, संगठित क्षेत्र में काम करने पर सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है ना। तो संगठित क्षेत्र में अगर हम कार्य करेंगे तो सरकार के नियम के आधार पे ही हमें कार्य करना पड़ेगा ना। और इसमें क्या होगा? और इसमें क्या फायदा होते हैं?
इनमें कर्मचारियों को, इसमें जो होता है दोस्तों, कर्मचारियों को रोजगार व सुरक्षा, रोजगार व सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लाभ मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम सरकारी कार्य करेंगे या संगठित क्षेत्र में कार्य करेंगे तो यहाँ पे पहली चीज तो हमें फिक्स रोजगार मिलेगा ना, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है हमें। और दूसरा क्या होगा, यहाँ हमें सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। जैसे कार्य करने के दौरान अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है, तो उसका हमें यहाँ बेनिफिट मिलेगा, सरकार द्वारा फ्री में हमारा इलाज होगा। और जब तक हम बेड पर रहेंगे या जब तक हम बेड रेस्ट ले रहेंगे, जब तक हम ठीक नहीं हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तब तक का हमें वेतन सरकार द्वारा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन ये सारी सुविधाएं दोस्तों हमें केवल संगठित क्षेत्र में ही प्राप्त होती है ना। इस क्षेत्र का अगला पॉइंट क्या होगा, इस क्षेत्र में कार्य करते समय, इस क्षेत्र में कार्य करते समय, हाँ सॉरी, कार्य करने की, इस क्षेत्र में कार्य करने की एक निश्चित सीमा होती है। इस क्षेत्र में कार्य करने की क्या होती है दोस्तों, एक निश्चित सीमा होती है ना। जैसे सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, सरकारी या संगठित क्षेत्र में हमें 8 घंटे की ड्यूटी है तो हमें 8 घंटा ही काम करना होता है ना। अगर हम 60 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो 60 साल बाद हमें रिटायर हो जाना होता है। लेकिन अगर वही हम असंगठित क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करेंगे तो ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी। 8 घंटे के बजाय हमें 12 घंटे कार्य करने पड़ेंगे, 12 से 14 घंटे भी कार्य करने पड़ जा सकते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं होती है, हमें क्षेत्र के कार्य करने की एक निश्चित सीमा होती है। हाँ भाई, हमें 8 घंटा ड्यूटी करना है तो 8 घंटा ही करना है। अगर 8 से हम 9 है, 10 हुए, 11 हुए, 12 हुए तो उसका हमें डबल पेमेंट मिलता है। लेकिन प्राइवेट में 1-2 घंटे तो इधर उधर चलते रहते हैं दोस्तों। ये चीजें, ये लाभ हमें होते हैं किसके, सरकारी क्षेत्र में काम करने के। ठीक है। और संगठित क्षेत्र में कार्य करने पर हमें अधिक वेतन प्राप्त होता है ना, सरकारी वेतन प्राप्त होता है। हमें संगठित क्षेत्र में काम करने पर क्या होता है, अधिक वेतन प्राप्त होता है ना, प्राइवेट की अपेक्षा। प्राइवेट में कम वेतन मिलेगा, जबकि हम सरकारी और संगठित क्षेत्र में काम करेंगे तो हमें अधिक वेतन दिया जाएगा ना। और एक चीज इसमें सुविधा ये होती है, हमें जो छुट्टी मिलती है दोस्तों, इस वेतन छुट्टी मिलती है, छुट्टी के पैसे नहीं कटते हैं। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में क्या होंगे, जितने दिन हम कार्य करेंगे बस उतने दिन के ही हमें पैसे मिलेंगे, और जितने दिन छुट्टी पे रहेंगे उसके हमें पेमेंट नहीं मिलते। यहाँ पे ये सुविधा होती है सवेतन ना, सवेतन छुट्टी मिलती है। सवेतन छुट्टी मिलती है, मतलब जितने दिन हमारे छुट्टी होगी उसका कुछ मेडिकल वगैरह लगा करके हमारा उसका भी पेमेंट क्या होता है, इस क्षेत्र में मिल जाते हैं ना। और एक चीज, सेवानिवृत्त होने पर यहाँ पे क्या होता है, सेवा निवृत्त होने पर पेंशन की व्यवस्था रहती है। हाँ दोस्तों, तो इतना बहुत है ना, इतना अगर आपने जान लिया, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो संगठित क्षेत्र में बस ये चीज आप माइंड में बैठा लीजिए, संगठित क्षेत्र को हमें केवल याद करना है, संगठित मतलब सरकारी। तो सरकारी जो भी व्यक्ति होगा, जो भी सरकारी कार्य कर रहा होगा, उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, बस वही सुविधा हमें लिख देना तो हमें आसानी से याद हो जाएगा ना। वे उद्योग व कार्य स्थान जहां रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में श्रमिक अस्थायी होते हैं ना, इनमें श्रमिक, इसमें शामिल उद्यमों को सरकार द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, पंजीकृत किया जाता है ना। हाँ भाई, ये सरकारी है। और एक चीज, संगठित क्षेत्र में कार्य करने पर सरकारी नियमों और विनियमों का हमें क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। और इनमें कर्मचारियों को रोजगार के व सुरक्षा के क्या मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद इस क्षेत्र में कार्य करने की एक निश्चित क्या होती है, सीमा होती है।
ना। जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे ही हमें काम करना होगा, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे ना। और हमें कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि भाई हम संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है ना। संगठित क्षेत्र में कार्य करने पर अधिक वेतन प्राप्त होता है, किसकी अपेक्षा, असंगठित क्षेत्र की अपेक्षा। ठीक, और इसमें सवेतन छुट्टी मिलती है, हमारे एक दो छुट्टी के भी पैसे नहीं कटते, जबकि असंगठित क्षेत्र में हम कार्य करते रहेंगे तो उसके हमारे क्या हो जाते हैं, पैसे कट जाते हैं ना। उसके बाद सेवानिवृत्त होने पर, यानी काम से रिटायर होने के बाद हमें पेंशन की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ये था संगठित क्षेत्र। अब हम इसी समय असंगठित क्षेत्र भी पढ़ लेते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना। चलिए बता दें जी। असंगठित क्षेत्र में, चलिए दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के बाद हम क्या करते हैं, असंगठित असंगठित क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वह छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, छोटी छोटी बिखरी असंगठित क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, वह छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। मतलब वो कोई अस्थाई नहीं होते, कोई बड़े विशाल उद्योग नहीं होते, वह छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से निर्मित होते हैं, क्योंकि वह व्यक्तिगत पूंजी द्वारा निर्मित होते हैं ना। प्राइवेट है तो व्यक्तिगत किसी एक पर्सनली एक व्यक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जबकि सरकारी वो सरकार द्वारा निर्मित होता है ना, तो सरकारी क्षेत्र होगा, वैसे विशाल मात्रा में भारी उद्योग स्थापित होते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट उद्योग होते हैं वो विशाल नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन सरकारी की अपेक्षा वहां पे कम सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से निर्मित होते हैं। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं छोटी छोटी बिखरी बिखरी इकाइयों से निर्मित होते हैं। और ये क्षेत्र सरकार के ये क्षेत्र जो होते हैं सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं ना। इसमें व्यक्तिगत, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं, व्यक्तिगत किसी की पूंजी द्वारा ये निर्मित क्षेत्र होते हैं ना। इस मतलब एक तरह से कहा जाए दोस्तों, ये आपका रहेगा पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकतर ये होता है ना, पूंजीपतियों का शासन होता है इस पर ना। तो ये चीजें, ये क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। अच्छा, जब सरकार के नियंत्रण से मुक्त होंगे तो क्या यहाँ सरकार के नियम कानून फॉलो होंगे, नहीं फॉलो होंगे ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये सरकारी नियमों और विनियमों से, और ये सरकारी नियमों और विनियमों, सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते ना। सरकारी में क्या है, हमें 8 घंटा ड्यूटी करना है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या है भैया, 8 से हमें 10 घंटा करवा देंगे, 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, 14 घंटा करेंगे, 24 घंटा ड्यूटी भी करवा सकते हैं ना। ये तो उनके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, श्रमिक जो होते हैं, इसमें काम करने वाले लोग, इसमें कार्य करने वाले लोग अस्थायी होते हैं ना, अस्थायी होते हैं, क्योंकि भाई सरकारी तो है नहीं कि सरकार से लड़ लेंगे, केस लड़ेंगे कि भाई हम ड्यूटी, मतलब मैं इसमें काम कर रहा हूं, मुझे हटाया नहीं जा सकता। है प्राइवेट है तो पूंजीपति या व्यक्तिगत है, जिस व्यक्ति का वो फैक्ट्री रहेगी, जिस व्यक्ति की वो कंपनी रहेगी, उसे आराम से बाहर कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें काम करने वाले लोग क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, श्रमिकों को, यहाँ पर श्रमिकों को बिना कारण, बिना किसी वजह से हटाया जा सकता है। यहाँ पे श्रमिकों को बिना किसी वजह के हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
ना। और एक चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निश्चित समय से, जैसे वहां पे क्या था संगठित क्षेत्र में आपने देखा, वहां पर एक समय कार्य करने की एक निश्चित समय होता है, भाई 8 घंटे ड्यूटी करना है तो 8 घंटे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है ना। यहाँ पर निश्चित समय से पहले, यहाँ पर निश्चित समय से ज्यादा भी काम कराया जा सकता है ना। यहाँ पे निश्चित समय से ज्यादा भी काम कराया जा सकता है या ज्यादा काम करना पड़ सकता है, ये व्यवस्था होती है ना। असंगठित क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर कम वेतन मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलता है। संगठित क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, कम वेतन मिलता है प्राइवेट में, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि हमें जब कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई क्या कहते हैं कि सरकारी जॉब नहीं मिल रहा, तो हम प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र में जाके कार्य करना हमारी मजबूरी होती है, तो उसका फायदा उठाकर वो हमें वहां पे कम वेतन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कोई अवकाश करते हैं, यहाँ पर अवकाश करने पर, दोस्तों यहाँ अवकाश करेंगे तो क्या हमें पेमेंट मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर अवकाश करने पर हमें उसका कोई वेतन नहीं मिलता, जबकि संगठित क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि वहां पे अगर कोई हम अवकाश छुट्टी करते हैं, वहां का उसका हमें पेमेंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अवकाश करने पर उसका वेतन नहीं मिलता। और एक चीज वहां पे हमने देखा कि रोजगार का संरक्षण था, अगर हमें कार्य करते वक्त कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार उसका हमें इलाज भी करवाएगी, और उस दौरान जितने दिन भी हम कार्य नहीं करेंगे उसका भी सरकार वेतन देगी। लेकिन यहाँ पे ऐसी भाई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, ना कोई सुरक्षा की कोई गारंटी होती, ना कोई जीवन बीमा, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं होती ना असंगठित क्षेत्र में। यहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। और लास्ट दोस्तों, आप बताइए यहाँ आपको रिटायर होने पर पेंशन दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जाएगा ना। जबकि संगठित क्षेत्र में रिटायर या सेवानिवृत्त होने पर हमें उसका पेंशन के रूप में कुछ अंश मिलता था, कुछ पैसा मिलता था। लेकिन यहाँ पे सेवा रोजगार, यहाँ पे सेवानिवृत्त होने पर यहाँ पर सेवानिवृत्त होने पर कुछ भी पैसा पेंशन के रूप में प्राप्त नहीं होता। ये था दोस्तों, हमने सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया, एक बार फिर से देख लीजिए। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों से निर्मित होते हैं ना। ये क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं, मतलब सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं। ये सरकारी नियमों और विनियमों का क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र वाले पालन करते हैं ना। इसमें कार्य करने वाले लोग कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, उन्हें कभी भी बाहर फेंका जा सकता है, बाहर हटाया जा सकता है काम पर से। यहाँ पे श्रमिकों को बिना किसी वजह से भी हटाया जा सकता है, जबकि संगठित क्षेत्र में नहीं। और यहाँ पर निश्चित समय से ज्यादा भी काम कराया जा सकता है ना। यहाँ पर वेतन कम मिलता है, किसकी अपेक्षा, संगठित क्षेत्र की अपेक्षा। यहाँ पर अवकाश करने पर भी उसका वेतन नहीं मिलता है, जबकि संगठित क्षेत्र में मिलता था ना। यहाँ पे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और यहाँ पर सेवानिवृत्त होने पर कुछ भी पैसा पेंशन के रूप में हमें प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और इस प्रश्न को याद करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं याद करना है, केवल संगठित मतलब प्राइवेट, संगठित मतलब सरकारी कार्य, और असंगठित मतलब प्राइवेट कार्य, बस इतना याद रखना दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।